और जब डॉक्टर को पकड़वाया जाता है तो उसी रूम में डॉक्टर कहते हैं कि शाहिद ने बोला था, शाहिद ने ये नहीं बताया था कि मैं उसकी मिसिज़ हूँ। शाहिद ने ये बताया था कि लाहौर से जो लड़की है वो तुम्हारे इस्तेमाल के तुम रख लो, और मेरे सर से पाँव तक मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की बोलियाँ वहाँ लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एनी है और मैं लाहौर की रहायशी हूँ। और बाय बर्थ मैं डिसेबल नहीं थी। मेरी डिसेबिलिटी मैट्रिक में मैं जब थी तब मेरे दोनों पैर पैरालाइज हुए। हॉस्पिटल में अपने दोनों पैरों पर चल के गई और जब 1 वीक के अंदर अंदर मेरे दोनों पैर पैरालाइज हो गए और 8 मंथ तक मैं हॉस्पिटल में रही। दोनों हॉस्पिटल में रहने की वजह से मुझे पता चला जो मेरी ब्रेन है, मेरी मेमोरी है, वो भी लॉस हो गई और मुझे बेड सोल हो गया। और मेरी मेमोरी लॉस होने की वजह से मेरे ब्रेन पे भी अटैक हो गया। और इतनी चीज़ों को फेस करने के बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर आई और एक दिन ऐसे मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी होती हूँ तो उनकी कॉल आती है। कॉल मैं पिक नहीं करती अननोन नंबर से, बट ऐसा हुआ कि बार बार कॉल आने की वजह से मुझे जल्दी से गलती से उनकी कॉल रिसीव करनी पड़ती है। और उन्हें मैं एक ही बात बोलती हूँ कि मुझे आप बार बार कॉल ना करें, जबकि मैं आपको जानती नहीं, और जब मैं जानती नहीं तो आप मुझे कॉल ना करें। उन्होंने कहा जब कॉल रिसीव करेंगी, बातचीत होगी तो आप मुझे जानेंगी ना, आप बात करेंगी तो हम अननोन पर्सन से आपके अपने बनेंगे ना। जस्ट ये बात शायद एकदम में अच्छी लगी, पता नहीं किस तरह। आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत होने लगी। ज़्यादा बातचीत होने की वजह से फिर हमें प्यार हो गया। ये नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ। और जब मेरी उनके साथ बातचीत हुई और मैंने फर्स्ट टाइम ज़रूर बताया था कि मैं पैरालाइज हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई टेंशन नहीं, आप जैसी भी हैं आपको मुझे आप कबूल हैं। और मुझे शायद ये बात उनकी तब बहुत अच्छी लगी कि मुझे लगता था कि शायद डिसेबिलिटी में उस बंदे के अलावा मेरे साथ कोई और सिंसियर है ही नहीं और ना हो सकता है कि जो मुझे डिसेबिलिटी में भी एक्सेप्ट कर रहा है। और उसकी बातों पे इतना यकीन करने लगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात जो कभी कभार होने लगी वो डेली में बदल गई। डेली के बाद फिर दिन रात मेरे साथ बातचीत होती थी। वो फिर ना कहते ना जज्बात, वो कहते कुछ हमारे ना बस में रहे ना उनके बस में रहे। और फिर हमने सोचा कि हम शादी कर लें। शादी के लिए किसी से हमने डिस्कस नहीं किया, डिसीजन दोनों का था और शादी कर ली। शादी के बाद जब मैं उनके घर गई 4 से 3 मंथ तक मेरा रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा रहा। और जो उन्होंने मुझे बताया था, जाते साथ मुझे पता चला था कि ये जो बच्चे उनके भाई के हैं, और वो बच्चे बाद में पता चलता वो बच्चे उनके खुद के थे। उनकी मिसेस की डेथ हो गई थी और वो बच्चे जो भाई के कहा जाता था, प्रिया और राहुल, वो दोनों बच्चे उनके खुद के थे। और जब प्रिया के साथ मेरी अटैचमेंट ज़्यादा हो गई और एक उनकी फुफ्फो थी, उनके साथ अटैचमेंट ज़्यादा होगी, और तब मुझे पता चल रहा है मैं उसकी 5वीं बीवी हूँ, जबकि मुझे तब बताया गया था कि मैं ही हूँ और मेरे के अलावा कोई और नहीं है। हम बैठे हुए तो मुझे कहते हैं डेली खाना अपने ना बना के भेजना करना मेरे साथ। मैंने उन्हें पूछा किसके लिए, ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ये कहा गया था कि मुझे खाना बना के उनके साथ भेजना करना। मैं भी खाना बना कर डेली उनके साथ भेज देती थी। उन्होंने कहा था कि कोई फ्रेंड है मेरा, उसकी मिसिस मतलब वो परेशान है, वो लड़का यहाँ पे नहीं है और मैंने खाना हॉस्पिटल लेके जाना करना है, तो आपने मुझे खाना देना है। मैंने भी उनकी बात को एक्सेप्ट किया, खाना बनाकर उनको भेजती थी। और बाद में जो उनकी फुफ्फो जो प्रिया है ना, उन्होंने मुझे बताया जो आप खाना बनाकर भेजती हैं ना, वो उनकी फ्रेंड की मिसिज़ नहीं है, वो उनकी खुद की मिसिज़ हैं। और मेरे पैरों के नीचे से फिर से ज़मीन, और मैं सर पकड़ के बैठ गई कि अब मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि मेरे पास हर रोज़ या कुछ दिन के बाद कोई ना कोई ऐसी बात मेरे सामने आती है कि जो मैं किसी से भी नहीं शेयर कर सकती थी। जस्ट अपने रूम में जाके थोड़ा सा रोना, अपने आप को समझाना और फिर से इसी रिलेशन में इसके साथ रहना। फिर इनके जहन में आता है कि मेरा ट्रीटमेंट करवाना है, मेरा इलाज करवाना है इस्लामाबाद लेके जाने के लिए। वहाँ कहते मैं कोई डॉक्टर देखा है और वो बहुत अच्छे हैं, उनके हाथ में शिफा बहुत ज़्यादा है और वहाँ से आपका ट्रीटमेंट करवाऊँगा। जब हम इस्लामाबाद पहुँचे तो इस्लामाबाद पहुँचने से पहले लाहौर से कुछ लोग हमारे साथ जा रहे थे इस्लामाबाद के लिए ही, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि इन्हें भी कुछ काम है, ये हमारे साथ ही जाएंगे। मैंने ओके किया और मेरे हस्बैंड ने बोला था इस बार मेरा ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के लिए मुझे इस्लामाबाद लेके जाएगा दोबारा से। और मैं अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को साथ लेके गई थी, क्योंकि मैंने कहा था मेरी हिस्ट्री के बारे में
मेरी फैमिली ज़्यादा बेहतर जानती है। और मदर और सिस्टर, मैं मेरे हस्बैंड, हम वहाँ पहुँचे हैं। और वो जो लाहौर से कुछ गेस्ट इनके गए थे वो भी पहुँचे हैं। वो ट्रेन में बस जब बारी बारी आते थे, सर से पाँव तक मुझे बैठ के देखते थे, मेरा जायज़ा लेते थे, जस्ट मैसेज करते थे और चले जाते थे। वहाँ पहुँचे, होटल में पहुँचे, उन्होंने भी वहीं स्टे करना था जहाँ हमारा स्टे था। सेम साथ वाला रूम उनका था, एक रूम हमारा था, हम रहे हैं। और शाम के टाइम जी पता चलता है कि डॉक्टर मुझे मेरे रूम में चेक करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे मुझे बिस्तर पे लटा दिया जाता है, मेरी मामा को वॉशरूम में भेज दिया जाता है। और दरवाज़ा नॉक होता है, इतने में डॉक्टर जी अंदर आते हैं और मुझे सर से पाँव तक वो भी ऐसे ही देखते हैं और वो भी चले जाते हैं। इतने में मेरी मामा को वॉशरूम से कहा जाता है कि आप आ जाएं। भाई मेरी मामा ने कहा कि ये कौन से डॉक्टर हैं जिन्होंने ये नहीं पूछा कौन सी बीमारी है, कब से ये मेडिसिन खा रही हैं, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने मेरी मामा की बात को चेंज किया। चेंज करने के बाद कहते हैं अनुका का तैयार हुई हैं, हम घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। मुझे ये टेंशन होती थी कि बार बार मेरे रूम में आके मुझे चेक क्यों किया जाता है, बार बार मुझे देखने के लिए लोग क्यों फ़र्क से आ रहे हैं। और मॉर्निंग टाइम और जो डॉक्टर जी मुझे एक दिन पहले चेक करने के लिए आए थे और वो फिर से मुझे नज़र आते, तो मैं अपनी मामा के पास जाके कहती हूँ कि वो डॉक्टर जी जो रात को मुझे चेक करने के लिए आए थे वो फिर से मुझे नज़र आए हैं। तो मेरी मामा ने एकदम में कहा ये कौन सा डॉक्टर है जो दरवाजे नॉक कर कर के कह रहे कि आप पेशेंट चेक करवा लें। और इतने में मेरे हस्बैंड ने फिर से मेरी मामा की बात को चेंज कर कहते मैं को लाहौर लेके जा रहा हूँ वहाँ से इसके कुछ ट्रीटमेंट करवाने हैं और आप यहाँ पे रहेंगे और मैं लाहौर लेके जा रहा हूँ। मेरी मामा ने कहा कि लाहौर क्यों जाना है, कल हम यहाँ आए हैं, आज हम लाहौर चले जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इतने में उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ टेस्ट करवाने मकसूद हॉस्पिटल से, वहाँ से करवा के फिर हम वापस आ जाएंगे। इतने में मेरी मामा ने वो तो चले गए, मेरे हस्बैंड सामने वाले रूम में फिर से। जब डॉक्टर को मैंने देखा और अपनी मामा को आके बताया, मेरी मामा थोड़ी सी टेंशन में आ गई और फिर सिक्स सेंस हमारी काम करना शुरू हुई। मेरी मामा ने कहा कि मैं किसी से पता करती कि माजरा क्या हमारे साथ हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रही। इन्होंने अपनी फ्रेंड जो वकील हैं उन्हें कॉल की, लाहौर के जो डॉक्टर्स थे, क्योंकि मेरी मामा डॉक्टर्स में काम करती थी, तो इन्होंने मेन जो इनके डॉक्टर्स थे उन्हें कॉल की। उन लाहौर का मकसूद हॉस्पिटल के बारे में जब इन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये कुछ दिन पहले तो सेल हो गया था, क्या माजरा है। मामा ने कहा बाद में डिस्कस करूँगी, अभी मैं खुद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इतने में मामा ने फ़ोन बंद किया और हस्बैंड मेरे दोबारा मेरे पास आते और कहते हैं कि मैं 2 बजे ना बाबा जी को ना स्टॉप तक छोड़ने के लिए जा रही हूँ, ये वापस जा रहे हैं। मैंने ओके किया, ये नहीं छोड़ने के लिए गए हैं और वापस 9 बज गए हैं, मेरे हस्बैंड वापस नहीं आए। और इतने में बाजी उनके मामू से सर आते हैं, तो मैंने कहती हूँ कि आप ना मेरे साथ ना साथ वाले रूम में जाइएगा, हो सकता है मेरे हस्बैंड वहाँ आगे हों और वहाँ बैठे होंगे, तो मैं अकेली कैसे जाऊँ। उन्होंने कहा कि मामू के साथ बाजी की बेटी की फिंगर पकड़ी, बाजी को लिया और हम सामने वाले रूम में गए हैं। और वहाँ जब दरवाज़ा नॉक किया जाता है, डॉक्टर जी वहाँ ही होते हैं, बनैन पहनी है, निकर पहनी और वो लेटे हैं। 4 लड़के वहाँ ताश खेल रहे हैं, 3-4 स्मोकिंग कर रहे हैं। और वो रूम डॉक्टर पेशेंट वाला तो नहीं, लेकिन कुछ और ही था, अजीब सा माहौल उनका। आई हूँ वापस और मैंने आते साथ मामू का कहा ये वही डॉक्टर जो 2 दिन से मेरे रूम में आके मुझे चेक कर रहे हैं, मेरा जायज़ा ले रहे हैं। इतने में मामू ने पुलिस और मीडिया वहाँ पे बुला ली। वहाँ पुलिस और मीडिया जब आती है वो मेरे बयान वगैरह लेती हैं। मेरे बयान वगैरह लेने के बाद फ़ौरी हम उसी रूम में जाते हैं और वो उनमें से भागा कोई नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि शायद हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और जब डॉक्टर को पकड़वाया जाता है तो उसी रूम में डॉक्टर कहते हैं कि शाहिद ने बोला था, शाहिद ने ये नहीं बताया था कि मैं उसकी मिसिज़ हूँ। शाहिद ने ये बताया था कि लाहौर से जो लड़की है वो तुम्हारे इस्तेमाल के तुम रख लो। और मेरे सर से पाँव तक मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की बोलियाँ वहाँ लगी हुई थी। जब मुझे पता चलता कि मेरी बोलियाँ वहाँ लगी हैं और मेरे आंसू शुरू, फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते। और जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ बयान वगैरह मेरे लिए जाते हैं, एक ही ज़िद है मामा से डांट खा रही हूँ। और एक ही ज़िद है कि हो सकता है मेरे वापस आने से हो सकता है मेरे हस्बैंड वहाँ आए हों। वहाँ जब मैं पहुँचती हूँ वापस होटल में, तो होटल से मुझे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड 2 बजे बाबा जी को स्टॉप तक नहीं छोड़ने गए, वो ख़ुद भी लाहौर 2 बजे चेकआउट करके जा चुके हैं। उन्होंने बोला था
कि मेरी फैमिली कल जाएगी और मैं और ये जो लाहौर से जो गेस्ट आए थे, ये इनका काम ख़त्म हो गया और हम लोग लाहौर वापस जा रहे हैं। वो दिन और आज का दिन मुझे नहीं पता, वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, कितनी ज़िंदगियाँ और वो बर्बाद कर चुके हैं या करने वाले हैं। अब मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे शख्स को और नहीं जीना चाहिए। अगर वो कहते हैं नेकी तो कोई कर नहीं रहा यहाँ पे, अगर उसकी ये नेकी है मेरे साथ शादी करके मुझे बेचना, ये नेकी नहीं थी और मैं नहीं चाहती। अगर स्पेशल पर्सन को नहीं छोड़ा तो उम्मीद आप रख सकते हैं कि किसी नॉर्मल पर्सन को उसने छोड़ा होगा। दुआ ज़ारा का केस आपके सामने है। जब वो केस दोबारा से मेरे सामने आया तो मुझे अपनी आवाज़ को उठाना पड़ा, नहीं तो मैं इस बात को ख़त्म कर चुकी थी कि मेरे साथ जो हुआ मैं इसको बिल्कुल भी किसी से शेयर नहीं करती थी। और अब जब ये केसेस बढ़ रहे हैं मुझे दोबारा से सामने आना पड़ा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती किसी और के साथ भी हो। और यही कहूँगी कि आपकी फैमिली, सिर्फ आपकी फैमिली ही आपकी सपोर्टर है, बाकी कोई भी आपके साथ नहीं चलेगा। आप जिसके साथ जितनी मर्ज़ी कहीं ना सिंसियर हो लें, हर कोई आपका मजाक उड़ाएगा, आपके जज्बात के साथ खेलेगा। इसलिए सबसे बच के रहें, अपनी फैमिली का साथ दें और उनकी बात को सुनें। अल्लाह हाफ़िज़।